माई सेल्फ अरविंद सागर एट AV इंटर कॉलेज बांदा। आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं इंग्लिश में तो इसको हम दो भाग में बांटते हैं। नंबर 1 लिटरेचर पोर्शन और नंबर 2 ग्रामर पोर्शन। मैं आज ग्रामर में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमारे ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाग है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि क्रिया को अगर हम और स्पष्ट तरीके से समझें जिसका अर्थ होता है काम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काम किसे कहते हैं, काम क्या होता है। जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन के थ्रू बताने का प्रयास किया है कि वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन, थिंग और प्लेस और अजर्ट्स ऑफ एन एक्शन, कंडीशन एंड चेंज। मतलब क्या है कि क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान या किसी दशा के परिवर्तन के बारे में बताते हैं। क्लियर है? मैंने बताया आपको कि क्रिया किसे कहते हैं। अगर हम इसको मुख्य रूप से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो क्रिया का अर्थ है एक्शन अर्थात काम। वर्ब्स वे शब्द होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के काम को दिखाते हैं, उसके वो क्या कर रहा है, या फिर किसी वस्तु के या फिर किसी स्थान के या फिर दशा के परिवर्तन के बारे में। जैसा कि अगर इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करें तो ही गोज टू स्कूल डेली। अब हम इसमें देखते हैं कि ही क्या है, ही है हमारा सब्जेक्ट, और इसमें जो गोज है ये क्या है, ये है हमारी वर्ब, मेन वर्ब। इसको हम वर्ब कहते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली मतलब वो प्रतिदिन स्कूल यानी कि विद्यालय जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाया गया है गोज के माध्यम से। तो गोज इसमें क्या है, गो यानी कि वर्ब। ऐसी दूसरा एग्जांपल है आई गेव हिम अ बुक। इसमें जो गेव है ये वर्ब है यानी कि क्रिया है, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, यानी कि जो करता है वो क्या कर रहा है इसमें, गिव कर रहा है, यानी कि उसको किताब दे रहा है, देना। अगर हम तीसरा एग्जांपल देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। अर्थात इसमें द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और राइजेज उसकी वर्ब हो गई। यानी कि तीनों ही अगर एग्जाम्पल को हम देखें तो इनसे यह समझ में आता है कि इन एनी वन ऑफ द सेंटेंसेस विदाउट वर्ब द सेंटेंस इज नॉट सेंसिबल, इट हैज नो सेंस। अगर इसमें से हम वर्ब को हटा दें तो हमारे किसी भी सेंटेंस में जो उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, वो हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम इस चीज को समझ लें कि बिना वर्ब के किसी भी वाक्य को हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं, उसमें वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं इसके। तीनों ही एग्जाम्पल में वर्ब कौन सी है, पहले में है गोज, दूसरे में है गेव, और तीसरे में है राइजेज। ये तीनों ही क्या है, वर्ब हैं जो हमारे सब्जेक्ट के यानी कर्ता के एक्शन को बता रही हैं। इसके बाद
जब हम वर्ब के अर्थ को समझ जाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के प्रकार। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ब तो है लेकिन उसके वह कई प्रकार की होती है। जैसे कि नंबर 1 मेन वर्ब्स, मुख्य क्रिया, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। या तो हम इसको प्रिंसिपल वर्ब कहें या इसको मेन वर्ब कहें, यानी कि अगर हम इसको स्पष्ट समझें तो इसको हम कह सकते हैं मुख्य क्रिया। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहलाता है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरीज वर्ब, यानी कि अगर हम इसका हिंदी में अर्थ समझें तो ये हुआ हमारा सहायक क्रिया। यानी कि जो सहायक के रूप में काम करती है, और मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है। अगर हम इसको दोबारा से देखें, वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है, नंबर 1 मेन वर्ब और नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब भी हमारी दो प्रकार की होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब भी दो भाग में बांटी जा सकती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो जैसा कि हमने अभी वर्ब के बारे में सीखा था, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया मतलब काम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और किसी भी सेंटेंस में इसका रोल क्या होता है, वो मैंने अभी आपको पूरा क्लियर किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिया मतलब एक्शंस वर्ड्स होते हैं। एक्शन मतलब जो हम काम करते हैं, जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में काम करता है उसको वर्ब कहते हैं। वैसे ही वर्ब्स जो हैं वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया और नंबर 2 ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। अगर हम इनको समझने का प्रयास करें, जैसा कि मैंने इनकी डेफिनेशंस में भी लिखा है, intransitive verb means, what is the meaning of intransitive verb? We can understand this very clearly through these definitions. No, verbs which do not need any object. This is the main point. If we try to understand the meaning of intransitive verb very clearly, it's so see this definition. Verbs which do not need any object. मतलब अगर हम इंट्रांसिटिव वर्ब को समझने का प्रयास करें तो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है कि वे क्रियाएं जिनको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटेंस में दो प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इंट्रांसिटिव वर्ब में कभी भी किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। वर्ब्स वो क्रियाएं विच डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। बस यहीं पे इंट्रांसिटिव वर्ब का पूरा जो मीनिंग है वो छिपा हुआ है। टू डू एनी एक्शंस। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं ग्रामर के अंदर और जब उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उस सब्जेक्ट के साथ में एक्शन जरूर होगा। एक्शन मतलब वर्ब जरूर होगी, और बिना वर्ब के हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, उसका सेंस क्लियर नहीं हो सकता। जैसा कि एक बार और हम इसको देख लें, अगर और क्लियर करने की कोशिश करें कि जिन क्रियाओं में किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है एक्शन को पूरा करने के लिए, उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे
कृष्णा प्लेज, और सेकंड है रमन स्लीप्स। मतलब कृष्णा खेलता है, रमन सोता है। अब एक चीज इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमको समझ में आ रही है, वो क्या है? मेन चीज क्या है? यानी कि ये दोनों एग्जाम्पल हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब की जो डेफिनेशन है इसको पूरा कर रहे हैं। और वो क्या है कि जैसे कि हमने अभी यहां पर हमने देखा था डेफिनेशन में कि वर्ब्स दैट विच डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि वो क्रियाएं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो यहां पे क्लियर होता है कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, मेन वर्ब है। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्लियरली वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब दैट in both the sentences there is no object. I also mentioned here, try to understand कि इन दोनों ही सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इससे ही क्लियर हो जाता है कि इंट्रांसिटिव जो वर्ब है वो क्या है कि जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर एक बार और मैं आपको क्लियर करता हूं कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, अकर्मक क्रिया वो कहलाती है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहां मैं एक छोटी सी चीज आपको और मेंशन किए देता हूं कि इंट्रांसिटिव वर्ब में कभी भी जब इंट्रांसिटिव वर्ब दी होती है तो इन सेंटेंस की कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? इसके बाद हम वर्ब का सेकंड जो भाग है वो देखते हैं, वो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, अगर हमने इंट्रांसिटिव वर्ब के मीनिंग को अच्छे से समझ लिया है तो हमें ट्रांसिटिव वर्ब के मीनिंग को समझने में टाइम नहीं लगेगा। अर्थात अगर हम इसको देखें तो इसको हिंदी में हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो वर्ब विच नीड ऑब्जेक्ट्स, वर्ब्स विच नीड ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट एक्शंस और आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब अगर हमने इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन को, उसके अर्थ को, उसके भाव को अच्छे से समझ लिया है तो हमें ट्रांसिटिव वर्ब को समझने में टाइम नहीं लगेगा। अगर हम इसको क्लियरली समझने की कोशिश करें तो इंट्रांसिटिव वर्ब में तो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ट्रांसिटिव वर्ब में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अर्थात वो सेंटेंस, वो वाक्य जिनमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होते हैं तब जाकर के उस सेंटेंस का भाव क्लियर होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। क्लियर है? और जैसा कि मैंने बताया था कि इंट्रांसिटिव वर्ब में क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता है तो उनकी पैसिव नहीं बनती है। उसी प्रकार से ट्रांसिटिव वर्ब में हमेशा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है और इन सेंटेंस को हम पैसिव में आसानी से बदल सकते हैं। तो अब ये काइंड्स ऑफ वर्ब्स क्लियर हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ऑन द अदर हैंड इट जस्ट अपोजिट कि इन द सेकेंड काइंड ऑफ वर्ब्स यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। अभी हमने काइंड्स ऑफ वर्ब में सीखा था कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, तो उसी
में वर्ब में आगे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने उसमें देखा था कि वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो ट्रांसिटिव वर्ब को हम थोड़ा और बढ़ा के लेके आगे चलेंगे। ये जो वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब जो है, जैसे कि हमने बताया था आपको कि ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हम पैसिव वॉइस बनाने में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब में उस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ होता है, और जब भी हम सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट की हमें उसमें ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने दिए हैं ट्रांसिटिव वर्ब के, वी इंजॉयड द मूवी, और दूसरा है राखी सिंग्स अ सॉन्ग। दोनों ही जो सेंटेंस हैं इसमें जो वर्ब है वो है enjoyed, और सेकंड सेंटेंस में जो वर्ब है वो है sings, यानी कि हमने मूवी का आनंद लिया, राखी एक गाना गाती है। तो हम इन दोनों ही एग्जाम्पल से ये समझ जाते हैं कि अगर इनमें से इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम अलग कर दें, यानी कि अगर हम इस सेंटेंस में वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट आया है अगर हम उनको हटा दें, उनको छिपा दें, तो बाकी का जो सेंटेंस है उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि बोथ द सेंटेंसेस विल बी मीनिंगलेस, they don't have any meaning. We can't understand what is going on in these sentences. So to clarify the meaning of transitive verb more clearly with these examples, one thing we can understand that objects are used in transitive verbs। जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों ही सेंटेंसेस में जो वर्ब है इसके साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, और तब जाकर के इन सेंटेंसेस का जो अर्थ है, इनका जो मीनिंग है वो पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाता है। मैंने यहाँ पे इसको क्लियर किया है कि दोनों ही सेंटेंस में वर्ब का यूज हुआ है, और बिना ऑब्जेक्ट्स के, इन वर्ब के साथ जो भी ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के बिना ये दोनों ही सेंटेंस अर्थहीन हो जाते हैं, मीनिंगलेस हो जाते हैं। हमें ये नहीं समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो। क्लियर है? तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जरूर दिया हुआ होगा, तभी वो वाक्य हमारा कंप्लीट होगा और सेंसफुल होगा। आगे ट्रांसिटिव वर्ब में होता क्या है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ सेंटेंसेस में एक हो सकते हैं और कुछ सेंटेंस में दो हो सकते हैं। इनको हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये दिया है कि ट्रांसिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग, इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है शी ब्रोक द वॉच, और दूसरा है आई परचेज्ड अ बुक। इन दोनों ही सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं कि द वॉच और अ बुक दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं।
लेकिन कितने ऑब्जेक्ट हैं? एक। दोनों ही सेंटेंसेस में सिंगल ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है मेन वर्ब के साथ, यानी कि ये जो सेंटेंस हैं हमारे हैं ट्रांसिटिव वर्ब के, लेकिन इनके साथ ऑब्जेक्ट एक ही प्रयोग किया गया है। और इन सेंटेंसेस में अगर हम एक मेन चीज देखें कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, या कोई निर्जीव वस्तु हो सकती है। और कभी कभी जो ऑब्जेक्ट हैं उनके स्थान पर सेंटेंसेस में कभी कभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके स्थान पर जीरंड हैं, फ्रेज हैं, इन्फिनेटिव्स हैं या क्लॉजेज हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। वो कैसे हम उसको यूज किया जाता है, कैसे उनको प्रयोग किया जाता है, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस है, शी रीड्स अ बुक। हम देख रहे हैं कि शी हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और अ बुक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अ बुक क्या है? ये एक नाउन है। और नाउन, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहुंचेंगे। नाउन की डेफिनेशंस क्या कहती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो दिस इज द थिंग, बुक इज अ थिंग। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, शी हेल्प्ड मी। इसमें भी जो मी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्रोनाउन। अब हमें यहां पर प्रोनाउन की जो डेफिनेशंस है उसको हमें यहां पर समझना होगा। प्रोनाउन किसे कहते हैं? कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन्स, जस्ट लाइक आई, ही, शी, वी, दे, यू, ऑल दीज आर प्रोनाउंस। तो यहां पर मी आया है। मी इज अ प्रोनाउन। तो यहां पर मी क्या है? प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में। इस सेंटेंस में मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है जो कि एक प्रोनाउन है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है, इसको अगर हम देखें तो ही वॉन्ट्स टू राइट। यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि इसमें दो वर्ब का यूज किया गया है। देखिए, राइट भी एक वर्ब है और वांट्स भी एक वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में जो वांट्स है ये एक मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। और जो टू राइट है तो जो दूसरी वर्ब है, यानी कि जो राइट है, राइट से पहले टू लगा हुआ है, यानी कि ये हो गया इन्फिनेटिव। यानी कि इन्फिनेटिव्स किसे कहते हैं? जब भी किसी भी वर्ब के साथ कोई भी वर्ब अगर टू के साथ आती है तो वो हमारा इन्फिनेटिव्स बन जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव्स कहेंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो जो राइट है उसके साथ में टू लगा हुआ है, यानी कि ये इन्फिनेटिव है। ऐसे ही फोर्थ जो एग्जाम्पल है ये क्या है? ही हेट्स स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब जीरंड है। अब हम जीरंड को थोड़ा सा समझ लें, हल्का सा। जीरंड किसे कहते हैं? कि जब भी हमारी जो वर्ब होती है उस वर्ब में जब भी अगर आईएनजी लग जाए, स्मोकिंग, डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ईटिंग, तो ये अगर इनमें आईएनजी लग जाती है तो वो जो वर्ड है वो कहलाता है जीरंड। तो यहां पर ये क्या है? जीरंड है। मेन वर्ब क्या है इसमें? हेट्स मेन वर्ब है और स्मोकिंग जीरंड है। क्यों? क्योंकि इसमें आईएनजी लग गया है। ऐसे ही नेक्स्ट है फ्रेज इसमें क्या है? जैसे कि आई डू नॉट नो। नो इज द मेन वर्ब। हाउ टू डांस, ये हाउ टू डांस क्या हो गया? ये हो गया फ्रेज।
यानी कि मैं नहीं जानता कि नाचते कैसे हैं, या फिर अगर हम सीधे समझे कि मुझसे नाचना नहीं आता है। जब कोई भी काम किसी भी क्षमता को दर्शा देता है तो वहाँ पर हमारा फ्रेज हो जाता है। मुझसे तैरना नहीं आता, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, तो ये हो गया हमारा फ्रेज। वैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है, दे डू नॉट नो हु हैज कम। यहां पर क्या है, ये मेन वर्ब हो गई, और जो हु है ये क्लोज का काम कर रहा है, इस सेंटेंस में क्लोज का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम ये समझ जाते हैं कि जो ट्रांसिटिव वर्ब है, इस ट्रांसिटिव वर्ब में कभी कभी जीरंड का, फ्रेजेस का, क्लोज का या इन्फिनेटिव्स का भी प्रयोग करके सेंटेंस को सेंसपूर्ण बनाया जाता है।